हम लोग कल बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 21 पे और उसका इम्पैक्ट आपराधिक न्याय प्रशासन पे। जहां तक बात हुई थी वो बात यहां तक हुई थी कि गिरफ्तारी पर क्या प्रभाव हुआ, इन्वेस्टिगेशन पर क्या प्रभाव हुआ, विचारण पर क्या प्रभाव हुआ, इन सारी बातों पर क्या क्या प्रभाव हुए हैं, इन पर बात हो रही थी। जमानत पर क्या प्रभाव हुआ, लंबे समय तक व्यक्ति को निरुद्ध रखने पर क्या प्रभाव हुआ, ये सारी चीजें थी। जब भी आपसे आपराधिक न्याय प्रशासन पर होने वाले प्रभाव को पूछा जाएगा तो ये सारे टॉपिक डिस्कस करने होंगे। और आपसे एलएलबी में ये सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप हायर स्टडीज में गए तो डेफिनेटली ये सवाल पूछा जाएगा। अगर आप गए ही नहीं तो फिर बात ही खत्म है। अगर आपने कभी भी मेंस एग्जामिनेशन फेस किया तो कॉन्स्टिट्यूशन का 50 नंबर का कंपल्सरी पार्ट होता है, वो करना ही करना है। और अगर आपने छोड़ दिया तो उसकी जगह आपको कोई अल्टरनेट, कोई वैकल्पिक सुविधा प्राप्ति नहीं होगी, यानी तब आप 150 नंबर में फाइट करेंगे। 50 नंबर ऐसे ही गए क्योंकि उसकी जगह कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं होगी। और 50 नंबर ऐसे ही जाने का मतलब आप अभी भले ही न जानते हो, जिस दिन कंपटीशन की दुनिया में होंगे उस दिन आपको मालूम चल जाएगा कि 50 नंबर यूं ही चले जाने का अर्थ क्या होता है। तो इसलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर जो उसका इंपैक्ट हुआ उसे सेवरल हेड्स में समझना जरूरी है। और उनमें से कुछ बिंदुओं पर कल बात हुई कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, इस पर क्या प्रभाव हुआ, दूसरा गिरफ्तारी, इस पर क्या प्रभाव हुआ, तीसरा निष्पक्ष विचारण, इस पर क्या प्रभाव हुआ, चौथा लंबे समय तक बिना विचारण के कारागार में निरुद्ध रखना, इस प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव हुआ, पांचवा जमानत, इस पर क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, और ये सभी चीजें आपराधिक न्याय प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। अब जो छठा शीर्षक इस सीरीज में आएगा वो ये कहेगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म जो मेनका गांधी के बाद आया, इसके कारण से स्पीडी ट्रायल, त्वरित विचारण, इसकी अपेक्षा यह भी शुरू हुई। और त्वरित विचारण इसकी जो अपेक्षा प्रारंभ हुई वो इस सीमा तक पहुंची कि हुसैन आरा सेकंड, क्योंकि हुसैन आरा फर्स्ट जो मामला है, हुसैन आरा पर 3 मुकदमे हैं, हुसैन आरा फर्स्ट, हुसैन आरा सेकंड, हुसैन आरा थर्ड। हुसैन आरा सेकंड में स्पीडी ट्रायल, इसकी बात हुई है, जबकि हुसैन आरा फर्स्ट में जो बात हुई है वो लीगल एड की हुई है। ठीक है, विधिक सहायता इसकी हुई है। जो हुसैन आरा थर्ड है वो जहां तक हमें याद पड़ रहा है, कंफर्म कल कर देंगे, लेकिन जहां तक हमें याद पड़ रहा है वहां तक प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी जेल प्रशासन इससे संबंधित मामला है, जहां तक हमें याद पड़ रहा है। तो हुसैन आरा के 3 मुकदमे और तीनों आपराधिक न्याय प्रशासन इससे संबंधित मामले हैं। तो त्वरित विचारण
इसकी मांग ये भी शुरू हुई है कब से? आफ्टर मेनका गांधी। और ये कहा गया कि उस प्रक्रिया को, विधि की उस प्रक्रिया को विधि की प्रक्रिया कहा ही नहीं जा सकता। जो किसी व्यक्ति पर लगे आरोप की सत्यता अथवा उसकी असत्यता, इसको निर्धारित करने में इतना अधिक समय लगा दे, जो कि दी गई परिस्थितियों में, यानी जो परिस्थितियां हैं उनमें अयुक्ति संगत प्रतीत हो, इस प्रोसीजर को, अगर कोई प्रक्रिया विधि की ऐसी है तो उसे जस्ट, फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर कहा ही नहीं जा सकता। और अगर उसे जस्ट, फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर नहीं कहा जा सकता तो वो मेनका गांधी में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ में विधि की स्थापित प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। वो विधि की स्थापित प्रक्रिया सिर्फ उसी तरह है जैसे आप बहुत सी बातों के बारे में कुछ भी न जानते हुए उन बातों को जानने का दावा ये करते हैं। आपको पूछो ईश्वर है तो आप बड़े दावे के साथ कह देते हैं है, या बड़े दावे के साथ कह देते हैं नहीं है, जबकि दोनों बातों की कोई कंफर्म जानकारी आपके पास नहीं है। आपने कुछ अनुभव नहीं किया है उस क्षेत्र में, लेकिन आप दावा यूं करते हैं मानो आपने बिल्कुल जान लिया है। तो ऐसे ही है कि फिर विधि की स्थापित प्रक्रिया, इसको कहा ही नहीं जा सकता। जो इतना इनऑर्डिनेट डिले प्रोसीडिंग्स को अपनाने में, ये प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करने में, ठीक है, मंजूरी दे रहा है, इस प्रोसीजर को जस्ट, फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर कहा ही नहीं जा सकता। और जब ये जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मेनका गांधी में जो व्याख्या आई उसके मुताबिक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसकी विशेषताओं को, इसकी अपेक्षाओं को पूरा कर ही नहीं सकती। और इसीलिए हुसैन आरा सेकंड इसमें यह कहा है कि जो कार्यपालिका है, क्योंकि राज्य का जो अंग सारे कामों को करता है वो कार्यपालिका ही है, इसलिए हमेशा जब भी स्टेट से कुछ कहा जाएगा तो क्रिटिसिज्म सरकार का होगा। इसलिए नहीं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से छोटी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का खुद ही दायित्व है। लेकिन जब भी तुम कुछ नहीं करते तो क्रिटिसिज्म तुम्हारे हाथों का होता है और कहा यह जाता तुम्हारे हाथ के टूट गए थे, तुम नहीं कर पाए। क्रिटिसिज्म तो तुम्हारा हो रहा है, लेकिन चूंकि तुम्हारे शरीर में सारे कामों को करने के लिए हाथ बनाए गए हैं, इसलिए क्रिटिसिज्म जब तुम्हारा होता है तो तुम्हारे शरीर विशेष में विशेष अंग हाथ का होता है। सिर्फ इसलिए सरकार का क्रिटिसिज्म होता है, अदरवाइज इसलिए नहीं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से छोटी है। जो दायित्व तो सरकार का वही सुप्रीम कोर्ट का है, वही विधायिका का है, क्योंकि तीनों राज्य के अंग हैं। और आपसे मैं कई बार चर्चा की कि तीनों हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, यानी क्षैतिज प्रकार से एक तल पर रखे गए हैं, न कि वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे ये स्थित नहीं है। तो क्रिटिसिज्म सरकार का इस नाते होता है। तो हुसैन आरा सेकंड में ये कहा है, ठीक है, कि आप प्रशासनिक या वित्तीय कठिनाइयां इनका उल्लेख करके भी त्वरित विचारण को नहीं रोकेंगे। यानी आप प्रशासनिक या आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख करके भी
अगर ऐसी व्यवस्था चलने देते हैं जिसमें त्वरित विचारण संभव नहीं, तो यह माना जाएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे बच रहे हैं। और आप मीनिंग दर भाई सरकार, क्योंकि सरकार कार्यपालिकी अंग है, उसे ही सारा काम करना है। जैसे आपको कुछ करना तो आपके हाथों को ही सब कुछ करना है। इसलिए नहीं कि सरकार अलग है और स्टेट कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका कॉन्सेप्शन एकदम ठीक होना चाहिए, जो बहुत कम लोगों का है, कम से कम कानून की दुनिया में। ठीक है, जो वकील हैं, जो सोकॉल्ड पढ़े लिखे, वो भी मूर्ख हैं, उन्हें भी कुछ नहीं आता, वो भी उल्टा सीधा कॉन्सेप्शन लिए बैठे हैं। सरकार से इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कार्यपालिकी अंग है स्टेट का। तो हुसैन आरा सेकंड में उन्होंने कहा कि आपकी वित्तीय कठिनाइयां और प्रशासनिक कठिनाइयां ये भी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि इट इज यू, मीनिंग देयर बाय स्टेट, और स्टेट का कार्यपालिकी अंग, क्योंकि काम सारे उसी को करने। तो ये आपने कहा कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारत के सभी निवासियों को उपलब्ध कराएंगे। और हमने आपसे पहले चर्चा की है कि यद्यपि आप समझते ऐसा है, क्योंकि आप भी मूर्ख हैं और बाकी सब भी, कि सामाजिक न्याय का मतलब रिजर्वेशन होता है। सामाजिक न्याय, इसका मतलब सिर्फ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में यह होता है। इसके अलावा सामाजिक न्याय का कोई दूसरा मतलब है ही नहीं। सामाजिक न्याय मीनिंग देयर बाय प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, जैसे आपके कंसेप्शन में क्या है कि महिलाओं को कोई विशेष अधिकार है, और फिर आप यहां पर फंस जाते हैं आके कि अगर 15(4) में महिलाओं को विशेष अधिकार है तो फिर 15(1) का क्या होगा, जहां लिखा है कि लिंग के आधार पर राज्य कोई भेदभाव अपने नागरिकों के बीच नहीं करेगा, तो उसका क्या होगा? तो आपको जब अनुच्छेद 15 पर हम बात कर रहे थे तब 15(4) की प्रकृति, नेचर, उसके बारे में बताया था। 15(4) की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, वो कैसा सामर्थ्यकारी उपबंध के रूप में है। वो इनेबलिंग सेक्शन है, वो सामर्थ्य देता है स्टेट को कि अगर, और जब सामर्थ्य आपको किसी काम को करने की दी जाती है तो सामर्थ्य देने में ये अंतर्निहित होता है कि यदि आवश्यकता हो तो उस सामर्थ्य का उपयोग करिए, और यदि आवश्यकता नहीं तो उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं करना है। यानी 15(1) सामान्य नियम का उल्लेख करता है और 15(4) अपवादिक परिस्थितियों में अनुतोष उपलब्ध कराने की सामर्थ्य यह स्टेट को देता है। और 15(4) इसका उपयोग स्टेट से किए जाने की अपेक्षा ये किन परिस्थितियों में की गई? आपसे कहा था कि जब बट फॉर टेस्ट ये संतुष्ट होगा तब 15(4) का उपयोग करके स्टेट महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध कर सकता है। अदरवाइज सामान्य नियम 15(1). और ऐसे बहुत से मुकदमे आपको दिखाए गए थे जिनमें स्त्रियों के पक्ष में किए गए विशेष उपबंधों को न्यायालय ने क्वेश्च किया था और यह कहा कि नहीं, यहां बट फॉर टेस्ट लग ही नहीं रहा, और चूंकि बट फॉर टेस्ट नहीं लग रहा, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट मेड एनी स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन्स। तो सारी चीजों को देखना पड़ेगा। इट इज यू हु हैज एश्योर्ड, हु हैज गारंटीड justice, social, political and economical to all the citizens of India. और in constitutional sense
सोशल जस्टिस मीन्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है, किसकी? डिग्निटी, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, इसकी समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी, ठीक है, ये अगर मिल रही है तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता अगर मिल रही तो सामाजिक न्याय। तो सभी को स्वतंत्र हो जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। और आपने जिसको जेल में रखा है, जरूरी नहीं है कि उसके विरुद्ध आप आरोप साबित ही कर लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसकी दोषिता अथवा निर्दोषिता का निर्धारण ये होना चाहिए। इसलिए हुसैन आरा सेकंड में ये कहा कि आप आर्थिक या प्रशासनिक कठिनाइयों का उल्लेख करके भी किसी को त्वरित विचारणा से वंचित नहीं कर सकते। यानी फेयर, आपका जो स्पीडी ट्रायल है, त्वरित विचारणा, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाला फंडामेंटल राइट ये बन गया। क्योंकि आपको जब फंडामेंटल राइट का चैप्टर हमने शुरू किया था तब भी कहा था कि फंडामेंटल राइट के उपयोग के लिए जिन अधिकारों के उपयोग की जरूरत पड़ेगी वे भी फंडामेंटल राइट माने जाएंगे, क्योंकि तर्क यही कहता है। आपको अगर किसी काम को करने के लिए अधिकृत किया गया है, या आपको किसी शक्ति का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, या आपको कोई अधिकार दिया गया है, तो उन अधिकार, शक्ति आदि के उपयोग के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता है, उन परिस्थितियों की उपलब्धि का अधिकार भी आपको मिला है, यह मानना ही होगा। अदरवाइज किसी भी अधिकार का कोई मतलब हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपसे कहा जाए घर आपका है, रहना मत, तो इस बात का कोई अर्थ नहीं है। फिर घर के अपना होने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई अर्थ आपके लिए कम से कम नहीं हो सकता। तो हुसैन आरा सेकंड में त्वरित विचारण। अब विचारण ये एक ऐसी बात है जिसे सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या होगी? नंबर ऑफ कोर्ट्स की, ठीक है। अगर न्यायालय सिर्फ उतने ही रहे जितने हैं तो फिर त्वरित विचारण संभव ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो तो बात हमेशा युक्ति संगत होनी चाहिए। आप किसी से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो मानवीय क्षमता के परे जाकर सुपर ह्यूमन के रूप में काम करे और सारा जो पेंडेंसी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। जितने मुकदमे लंबित हैं सबको निर्णीत कर दे, ये संभव ही नहीं है। तो आपको थोड़ा यथार्थ के धरातल पर बात करनी पड़ेगी, ग्राउंड रियलिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ कोर्ट्स, इसे बढ़ाने की भी बात क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुई है मेनका गांधी के आधार पर। और प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये स्थापित हुए, त्वरित विचारण के न्यायालय ये स्थापित किए गए। एमपीएमएलए कोर्ट, एससी एसटी कोर्ट, पास्को कोर्ट, ये सारे न्यायालय जो स्थापित हुए, ये जो मेनका गांधी की व्याख्या है कि त्वरित विचारण ये होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विभिन्न प्रकार के न्यायालय विभिन्न जिला केंद्रों पर स्थापित किए गए, ताकि ये कहा जा सके कि त्वरित विचारण संभव है और किया जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐसा हुसैन आरा सेकंड में आया है, ठीक है।
आपका विचारण ये त्वरित होना चाहिए। लेकिन विचारण तो तब होगा पहले इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता कंप्लीट तब तक विचारण संभव नहीं है। हमने आपसे जब बीएनएसएस या सीआरपीसी पर बात की थी तो आपसे कहा था कि इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ संकलित होता है विचारण के दृष्टिकोण से उसका बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है, बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है। ये कहा हमने, ये नहीं कहा कि कोई भी मूल्य नहीं है, ये नहीं कहा हमने, क्योंकि विचारण में जो कुछ संकलित हुआ उसका साक्षिक मूल्य है किंतु बड़ा सीमित। जैसे विचारण के दौरान अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के कथन जो अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे उनका साक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से वही उपयोग हो सकेगा जो पूर्व की धारा 162 उसमें लिखा है। अर्थात वो जिस व्यक्ति के कथन है वो जब न्यायालय में आएगा और न्यायालय में आने के बाद साक्ष्य देगा, क्योंकि साक्ष्य व्यक्ति न्यायालय के सामने ही दे सकता है और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो साक्ष्य की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसी में यह लिखा है कि ऐसा कोई लिखित या मौखिक कथन जो न्यायालय के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर या न्यायालय के द्वारा अनुमति दिए जाने पर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विषय के संदर्भ में किया जाए। इसलिए आपकी मान्यताएं कुछ भी हो, तो बड़ी दिक्कत यही कि आपकी मान्यताएं बिल्कुल गलत। कल भी हम बैठे हुए थे, तब तक एक आया, बोले जूनियरशिप के लिए, तो हमारे कलीग बैठे थे, उन्होंने पूछा एलएलबी कंप्लीट? बोले नहीं 7th सेमेस्टर है। तुमने कहा अभी क्यों बैठना चाहते हो, एलएलबी कंप्लीट करो। बोले नहीं अभी से सीखेंगे तो जो पढ़ाया जाता उससे तो कोई मतलब नहीं, चलता तो जो चलता है वो तो जानना चाहिए। तो हम पे रुका नहीं गया, तो हमने कहा ये तुम्हें किसने बताया कि जो लिखा है उसका कोई अर्थ नहीं, ये तुम्हें किसने बताया है? और जिसने बताया है वो एकदम बेवकूफ आदमी है, वो कोई भी हो, उसकी प्रास्थिति या उसके स्टेटस को जानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो लिखा है वही चलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। हां, जो लिखा है वो किस तरह चलता है इसे जानने के लिए यहां आया जाता है। हमने कहा एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे तो एमबीबीएस की क्लासेस करोगे ही नहीं, सीधे अस्पताल में चले जाओगे, तो तुम्हारे हिसाब से तो ऑपरेशन कंपाउंडर को करना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ पढ़ा हुआ है, कंपाउंडर ने होते देखा है। तो तुम्हारे हिसाब से डॉक्टर मूर्ख है, कंपाउंडर को सारा काम करना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको सिद्धांत पता नहीं है तब तक उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो आपकी साक्ष्य के विषय पर मान्यता क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साक्ष्य की परिभाषा यही है और जो न्यायालय में दिया जाएगा साक्ष्य सिर्फ वही है। और अन्वेषण में जो कुछ संकलित हुआ उसे आप भ्रमवश गलती से या सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से साक्ष्य कह लेते हैं, वो साक्ष्य है नहीं। उसका सीमित साक्षिक उपयोग होता है, और वो उपयोग किस प्रकार होगा? वो धारा 182 या पूर्व की धारा 162 सीआरपीसी, ये या आपसे पूछा जाता था कि एफआईआर का साक्षिक उपयोग बताइए, तो वो ये सारी चीजों में जो साक्ष्य का, ठीक है, जो कुछ संकलित हुआ विवेचना में उसका साक्ष्य में जिस ढंग से उपयोग किया जा सकता है वो सब वहां लिखा है। उस विषय पर हम बहुत जा नहीं रहे इस समय, क्योंकि उस विषय में चले गए तो सारा कुछ समय वहीं खर्च हो जाएगा। और बीएनएसएस आपको भली प्रकार बताई जा चुकी है, यद्यपि आपने पढ़ी कतई नहीं है, क्योंकि आपके चेहरों से लग रहा है कि आपको कुछ नहीं मालूम है उस सारी बात के बारे में। और दोबारा आपने
उसे रिवाइज करने की कोशिश भी नहीं की है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सारा कुछ बताया जा चुका है और ये सारा कुछ वीडियो की फॉर्म में उपलब्ध भी है आज भी। तो त्वरित विचार ये इन्वेस्टिगेशन से प्रारंभ होगा। वहां आपको बताया गया था कि ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ संकलित हो रहा है वो साक्ष्य नहीं है, उसका मात्र साक्ष्य का उपयोग होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में कौन दोषी पाया गया, कौन दोषी नहीं पाया गया, अर्थात किसके खिलाफ चार्जशीट आई, किसके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट आई, क्या हुआ, इस सबका अदालत से बहुत मतलब नहीं है। लेकिन इसके बाद भी प्रत्येक अपराध की दशा में इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है और उसका कारण आपको बताया गया था कि उसका कारण यह है कि आपराधिक विचारण एक बहुत कठोर प्रक्रिया है। आप दोषी हैं या निर्दोष, इसका निर्धारण तो विचारण की समाप्ति पर होगा। लेकिन अगर आरोप आप पर अजमानती अपराध का लगा दिया गया तो जेल आप विचारण की समाप्ति से पूर्व पहुंच जाएंगे और विचारण के लिए नियत प्रत्येक तिथि पर आपको हर काम छोड़कर वहां उपस्थित होना ही होगा, अदरवाइज आप फिर जल जाएंगे। तो ये इतनी कठोर प्रक्रिया है कि इसे किसी के विरुद्ध चलाने से पूर्व कुछ तो देख ही लेना चाहिए कि क्या कोई जस्टिफिकेशन इस प्रक्रिया को किसी व्यक्ति के विरुद्ध चलाने का हो सकता है। यदि हां तो ही इस प्रक्रिया को चलाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इसी जस्टिफिकेशन को पाने के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है, ये आपको बताया गया था। इसीलिए कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन हो या इंक्वायरी हो, यानी जांच हो, जो परिवाद की दशा में स्वयं न्यायालय करता है, दोनों में एक समानता है कि दोनों प्रथम दृष्टया केस बनना है, अर्थात विचारण के लिए कोई आधार है या नहीं, इसे तलाशने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कार्यवाहियां चलाई जाती हैं, जो आपको बताया गया था, वेदर दैट इज इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। ठीक है, दोनों के बीच भिन्नताएं भी हैं लेकिन दोनों के बीच ये समानता भी है, ये भी आपको बताया गया था। तो इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब पाया जाएगा यस आपके विरुद्ध विचारण का आधार है, तब विचारण शुरू होगा। और गिरफ्तारी आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हो सकती है, यह भी कल बात हुई। तो आपका विचारण शीघ्रता से किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी से कंप्लीट हो, जल्दी कंप्लीट हो और फिर विचारण तेजी से चले, यानी त्वरित विचारण। इसके अंतर्गत सिर्फ न्यायालयीन कार्यवाहियां ये शामिल नहीं है। त्वरित विचारण इस शब्द में इन्वेस्टिगेशन यानी जब से एलिगेशन लगा तब से लेकर विचारण और अपील, रिवीजन, सारी कार्यवाहियां शामिल है। ठीक है ना, क्योंकि आपको यह भी बताया गया था कि अपील अलग से कोई चीज नहीं होती, उसे एक्सटेंशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन यह माना जाता है। तो जब हुसैन और सेकंड ने यह कहा कि त्वरित विचारण यह व्यक्ति का मूल अधिकार है, क्यों है? क्योंकि आप व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही ले सकते हैं, अन्यथा ले ही नहीं सकते। और ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होने का दावा करती है, वो यदि इस बात का निर्धारण ही बहुत लंबे समय तक नहीं करती, बिना किसी जस्टिफिकेशन के कि व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए, ये निर्धारित तो नहीं करती, लेकिन इन एक्चुअल उसकी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता को लिए रहती है, तो फिर इस प्रक्रिया को
जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। और आपराधिक न्याय प्रशासन की दशा में यही होता है, क्योंकि एफआईआर लिखते ही आपने उसे जेल भेज दिया और आप विचारण कर नहीं रहे। तो इन एक्चुअल आपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर दिया है। इन एक्चुअल तो कर दिया आपने, वास्तविकता में ग्राउंड रियलिटी के तौर पर उसकी प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता सीमित हो गई है। और लंबे समय तक आप इस बात का निर्धारण नहीं कर रहे हैं कि इसकी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ये कर ही नहीं रहे। तो ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी दशा को विधि सम्मत बनाने वाली प्रक्रिया या विधि सम्मत मानने वाली प्रक्रिया या विधि सम्मत कहने वाली प्रक्रिया जस्ट प्रक्रिया है, फेयर प्रक्रिया है, युक्ति संगत प्रक्रिया है या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये माना कैसे जाए। इसलिए हुसैन आरा सेकंड में कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकती जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रक्रिया। ग्राउंड रियलिटी के तौर पर आपने कर दिया है और तय अभी आप कुछ कर नहीं पा रहे। और तय फाइनली कब होगा? जब अपील, रिवीजन सब खत्म हो जाएंगे। विचारणा ही नहीं, अपील रिवीजन भी डिसाइड हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। इसलिए यह कहा गया कि स्पीडी ट्रायल, त्वरित विचारण में इन्वेस्टिगेशन, विचारण और आपका अपील, रिवीजन, सबका त्वरित निस्तारण संभव है। अच्छा, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब हम लोगों ने बीएनएसएस पढ़ी थी तो सेक्शन आया था 187 और सीआरपीसी में सेक्शन आया था 167। 167 सब सेक्शन 2 और 187 सब सेक्शन 2 ये बता रहे थे कि यदि आपके विरुद्ध ऐसे अपराध को करने का अभियोग लगाया गया है जिसमें सजा 10 वर्ष से कम है, तो उसमें अन्वेषण समाप्ति के लिए जो समय सीमा है वो कितनी है? 60 दिन। और यदि आपके विरुद्ध ऐसे अपराध को करने का अभियोग लगाया गया है जिसमें सजा 10 वर्ष या उससे अधिक, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए समय है वो 90 दिन। लेकिन कब? जबकि अभियुक्त जेल में है। यदि जेल में नहीं है तो उसके विरुद्ध अन्वेषण समाप्त करने के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है, अर्थात अनंत समय भी वो इन्वेस्टिगेशन जारी रह सकती है कानूनन। और अगर व्यक्ति जेल में भी है तो भी ये समय सीमा, अगर अन्वेषण की समाप्ति की समय सीमा नहीं बनती तो इस अभियुक्त को जमानत मांगने और पाने का अधिकार मिल जाएगा 167 सब सेक्शन 2 के मुताबिक। लेकिन ये निर्दोष मान लिया जाए ऐसा नहीं होगा, या इसे जमानत पर अपने आप छोड़ दिया जाए ये भी नहीं होगा। इसे जमानत मांगने का हक होगा और इसे जमानत मिलेगी भी, भले ही इस पर आरोपित अपराध की प्रकृति कुछ भी हो, वो अजमानती है, जमानती है, इससे मतलब ही नहीं बचेगा। लेकिन जब तक ये मांगेगा नहीं तब तक जमानत मिलेगी नहीं, और जमानत मिल भी गई तो तब तक इसकी रिहाई नहीं होगी जब तक ये न्यायालय की संतुष्टि पर जमानती नहीं दे देगा। क्योंकि हम लोगों ने जब जमानत के प्रोविजन पढ़े थे तो वहां जमानत का होना अलग बात थी और जमानत पर अभियुक्त की रिहाई ये बिल्कुल अलग बात थी। दोनों बातें अलग अलग थी। तो अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभियुक्त जेल में नहीं है, यह जेल में है किंतु कमजोर आर्थिक स्थिति का है, तो उसे अनंत समय जेल में बिना विचारण के रखने का रास्ता साफ हो जाता है। इस कानून की व्याख्या
ये ठीक है कि कानून हक दे रहा है कि लंबे समय तक क्या हो सकता है, अन्वेषण किया जा सकता है, यानी अभियुक्त जेल में भी है, समय सीमा समाप्त भी हो गई तो भी उसे जमानत मांगने का हक मिलेगा, जमानत पाने का हक नहीं मिलेगा। और अगर वो जमानत पा भी ले या न भी पाए, इससे अपराध के अन्वेषण पर कोई असर नहीं आएगा, अपराध का अन्वेषण लगातार चलता रहेगा और जब भी वो समाप्त होगा तब विचारणा का सामना आपको करना होगा। अगर अन्वेषण में यह पाया जाता है कि आपके विरुद्ध प्रथम दृष्टया सबूत उपलब्ध है तो आपको करना पड़ेगा। तो यह प्रक्रिया जरूर दी गई है, लेकिन यह प्रक्रिया किस दशा के लिए दी गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने जब अन्वेषण का चैप्टर पढ़ा था, बिल्कुल लास्ट जब सेक्शन आ रहे थे, बीएनएसएस नंबर 93 और सीआरपीसी नंबर 173, तो वहां कहता था इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अन्वेषण यथासंभव शीघ्रता से समाप्त किया जाएगा, यथासंभव, जहां तक संभव हो। इसका मतलब ये शब्द भी लिखे हैं और 167-87 में अनंत समय यह भी दिया है, दोनों बातें। तो आखिर इस प्रक्रिया का क्या मतलब निकाला जाए, देखना पड़ेगा। क्या यह मतलब निकाल लिया जाए कि अपनी सुविधा अनुसार जिस मामले में हम अन्वेषण समाप्त न कर पाए उसमें 167 या 187 का ऐसा अर्थान्वयन कर लें कि हमारे पास अनंत समय है, और जिसमें जल्दी समाप्त कर लें अपनी मर्जी के मुताबिक, तो हम कहते हैं कि साहब वो तो लिखा यह है कि यथासंभव शीघ्रता से, तो हमने समाप्त कर दिया यथासंभव शीघ्रता से। क्या इस प्रकार से काम करने के लिए अधिकृत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, ठीक है, करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया इस प्रकार की बनाई गई है, यह तो स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि कानून मनमाना नहीं हो सकता, क्योंकि यह कानून की बेसिक अवधारणा के विरुद्ध है। कानून और सनक, इसके बीच अंतर यही है, सनक मनमानी है, कानून मनमाना नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 14 के अनुसार कैसी होनी चाहिए, युक्ति संगत, और यह युक्ति संगत व्याख्या नहीं दिखती, ठीक है, सीआरपीसी के उन सेक्शंस की जो त्वरित विचारणा इसको पूर्ण करने के उद्देश्य से इन्वेस्टिगेशन के संबंध में बनाए गए। इसकी जो उचित व्याख्या हो सकती है वो यही कि अपवादिक दशाएं, जब प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई जस्टिफिकेशन शो कर सकता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मामले में जो अपराध की प्रकृति है या जो अपराधियों की संख्या है या जो उससे संबद्ध परिस्थितियां हैं वो ऐसी है कि इस पर्टिकुलर मामले में हम अन्वेषण समाप्त नहीं कर पा रहे हैं जल्दी, ठीक है, उस पर्टिकुलर मामले में तो अन्वेषण के लिए अनंत समय उपलब्ध रह सकता है, क्योंकि यही सोसाइटी के इंटरेस्ट में है कि अपराध हर सूरत में विचारित होने के बाद निर्णित किया जाना चाहिए। लेकिन सामान्य मामलों में जितनी जल्दी संभव हो, जितनी जल्दी, और यह हम आपके कहने से सिर्फ नहीं मानेंगे कि आपने जल्दी किया था, हो नहीं पाया। आप बताइए कि जल्दी करने के लिए आपने क्या किया था। अगर हम ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा था सीआरपीसी में धारा 172 थी और इधर जो बीएनएसएस है उसमें 192 होगी, वो कहती थी अभियोग की एक दैनंदिनी ये बनाई जाएगी, ठीक है ना, जिसे केस डायरी बोला जाता है। उसमें यह उल्लिखित किया जाएगा कि अन्वेषण के दौरान आपने क्या किया प्रतिदिन। ये जब भी आप कुछ करेंगे अन्वेषण दौरान उसमें उल्लिखित करेंगे, उसमें कुछ इंक्रीज नहीं मिलना है। और आप कहते हैं कि आपने पहाड़ तोड़े अन्वेषण में, तो दिखाइए ना कहां क्या पहाड़ तोड़े, बताइए। तो आप हर चंद कोशिश करेंगे और फिर ना हो पाए
उन अपवादिक परिस्थितियों के लिए वो सेक्शन है कि अनंत समय अन्वेषण चल सकता है, अदरवाइज अन्वेषण को शीघ्र समाप्त करना है। क्योंकि अन्वेषण समाप्त नहीं हुआ तो विचारण नहीं हो सकता, विचारण नहीं हो सकता तो अपील नहीं हो सकती, अपील नहीं हो सकती तो रिवीजन आदि इस सब का कोई मतलब नहीं बचा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपराधिक न्याय प्रशासन में विधि युक्ति संगत नहीं मानी जा सकती, जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं मानी जा सकती यदि दांडिक विधियों में अपील का प्रोविजन नहीं है। कम से कम एक अपील होनी ही चाहिए, जबकि आपको मालूम है हमने शुरुआत से कई बार, हजारों बार यह बात बताई है कि अपील आपका मूल अधिकार नहीं है, वो आपका स्टैट्यूटरी राइट है, विधिक अधिकार है। कानून आपको देगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपील आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को युक्ति संगत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाता है। यानी अन्य मामलों में फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, एक्सेप्शनली क्रिमिनल मामलों में है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट है मेनका गांधी का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर हो रहा है। अदरवाइज सामान्य नियम तो यह है कि अपील आपका फंडामेंटल राइट है ही नहीं। लेकिन यह इंपैक्ट है मेनका गांधी का, जिस वजह से इन पर्टिकुलर मामलों में अपील आपका फंडामेंटल राइट बन गया। का विचारणा यह भी शीघ्रता से समाप्त होना चाहिए। और यह किसने कहा? इस विषय पर सबसे प्रमुख मुकदमा है अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस आरएस नायक। स्पीडी ट्रायल पर AR अंतुले वर्सेस आरएस नायक अगर आपने नहीं डाला तो कोई मतलब नहीं है, सारे, ठीक है, आपकी सारी व्याख्या का ये सबसे प्रमुख मुकदमा है जो आपको डालना ही डालना है। AR अंतुले, इस मुकदमे के जो फैक्ट हैं वो ये हैं कि अब्दुल रहमान अंतुले ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और इनके विरुद्ध एक प्राइवेट कंप्लेंट यानी परिवाद ये प्रस्तुत किया गया था। परिवाद की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है 2D में, CRPC में, और हमारा ख्याल है BNSS में 2 धारा 2 में कहीं और पर होगी। उसमें क्या कहा था? परिवाद एक लिखित या मौखिक कथन है जो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय से किया जाता है कि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के संबंध में आप ये कथन कर रहे हो कि उसने, और कथन कैसा कर रहे हो कि उसने आपके साथ कोई अपराध किया है जिसके लिए उसे दंडित किया जाना इस मजिस्ट्रेट की शक्ति में है। तो आप मजिस्ट्रेट से यह कथन इसलिए कर रहे हो कि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को आहूत करे और आपके साथ किए गए अपराध के लिए दंडित करे, और यह कथन इस विशेष आशय के साथ अगर आपने किया है तो ही यह परिवाद की श्रेणी में आता है। अगर आपने इस आशय के बिना अपने साथ अपराध होने का कथन किया भी है तो भी वो परिवाद की श्रेणी में नहीं आता। ये आपको बताया गया था कि परिवाद एक विशेष प्रकार का कथन है। उदाहरण दिया था हमने कि अगर मजिस्ट्रेट महोदय आपके मित्र हैं और उन्होंने आपको चाय पर बुलाया है, आप लेट हो गए हैं और आपने लेट का कारण यह बताया कि मेरे साथ लुटेरों ने लूट की, तो आपका यह कथन परिवाद नहीं है, यद्यपि अपराध के संबंध में है, लेकिन फिर भी यह कथन परिवाद नहीं है। इसलिए नहीं है परिवाद क्योंकि ये इस आशय से नहीं किया गया कि मजिस्ट्रेट अपनी शक्ति का उपयोग करे, बल्कि ये सिर्फ मजिस्ट्रेट को तथ्यों से अवगत कराने के लिए किया गया है। और इसीलिए कानून पढ़ना जरूरी है, अन्यथा परिवाद कथन है, बस इतना ही समझ में आता है। परिवाद कथन नहीं है, परिवाद विशेष प्रकार का कथन है।
AR अंतुले इनके विरुद्ध परिवाद किया गया था 1981 में, और 1991 तक उस परिवाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब्दुल रहमान अंतुले ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया पहली बार कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 78 हो चुका है, 78 के बाद 81 में कंप्लेंट फाइल हुई है, और हमने कहा कि मेनका गांधी का इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक देश पर हुआ नहीं है। हालांकि शुरुआत हो गई है, लेकिन जबरदस्त इंपैक्ट बहुत बाद में दिखाई दिया है। 78 में मेनका गांधी डिसाइड हुई, 1981 में इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई, उसका 10 साल तक पेंडिंग रहा मसला। 1991 में ये पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ उसको नहीं कह सकते जो त्वरित विचारण नहीं कर रहा है, और इसलिए ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा मेरे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में हर प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है, और अगर हमें निश्चित तिथि पर अदालत में जाने के लिए विवश किया जा रहा है तो मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ये तो है ही है। तो मेरी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन ऐसी विधि द्वारा स्थापित ऐसी प्रक्रिया से किया जा रहा है जिसे जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, और जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रक्रिया न कहे सकने के कारण से वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस संज्ञा में ही नहीं आ सकती, और उसके बिना आप मेरी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते, और आप जबरदस्ती कर रहे हैं। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं अपने फंडामेंटल राइट की रक्षा। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित विचारण के पॉइंट से गंभीरतापूर्वक विचार किया और कुछ मुख्य बातें कही। उन्होंने कहा यह बिल्कुल ठीक है कि त्वरित विचारण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला पहला लक्ष्य है, यानी जो विधि त्वरित विचारण को संभव नहीं बना रही, उस विधि को और उसकी प्रक्रिया को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ठीक है, और आपकी बात इस संबंध में एकदम सही है कि 1981 में कंप्लेंट फाइल हुई, 1991 तक कुछ नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक है कि त्वरित विचारण आपका हक था, लेकिन अब देखना यह पड़ेगा कि त्वरित विचारण आपको क्यों नहीं मिला। आपका हक था, इसमें कोई संदेह नहीं, और न्यायालय ने कहा कि त्वरित विचारण दोनों पक्षों के हित में है, दोनों पक्षों, क्योंकि अगर त्वरित विचारण नहीं हुआ तो मानव जीवन समाप्त होने योग्य है, साक्षी समाप्त हो जाएंगे, और जब साक्षी समाप्त हो जाएंगे तो साक्ष्य के अभाव में किसी को दंडित किया ही नहीं जा सकता। और पूर्व में यही होता रहा है हिंदुस्तान में, इसीलिए आप लोग कहते हैं जुडिशरी सख्त हो गई है। जुडिशरी सख्त नहीं हुई है। पहले जो घालमेल चलता रहता था सरकार के स्तर पर, और वो लोग जो सरकार जो आजकल संविधान बचा रहे हैं वो कितने बेहतर थे, इसी में से आपको अंदाज लगेगा। क्योंकि इन कानूनों का दुरुपयोग किया, एफआईआर लिखा दी, फिर इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है 20 साल, तब तक साक्षी मर गए, ठीक है, चार्जशीट आई तो भी छूट गए, और बाद में कह दिया देखिए अब तो कितने साफ आदमी हैं, न्यायालय से निर्दोष साबित हुए। न्यायालय से निर्दोष कैसे साबित हुए हो, इस पर विचार जनता को तो करना ही नहीं है। जनता तो हमारे यहां अजीब ही ढंग की है, ठीक है। और आप ये जो प्रोसीजरल खामियां हैं इनका लाभ उठाते रहे, ठीक है, लेकिन आफ्टर मेनका गांधी सिनेरियो बदला है, और सिनेरियो से फायदे और नुकसान हर पक्ष को हुआ है। हां, सोसाइटी को अनडाउटली फायदा ही हुआ है। तो उन्होंने कहा कि निष्पक्ष विचारण, वो सॉरी त्वरित विचारण, स्पीडी ट्रायल, ये दोनों पक्षों के हित में है। क्योंकि अगर स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ तो अभियुक्त लंबे समय तक जेल में रहेगा, उसकी जीविका का नुकसान होगा, उसके पैसे का नुकसान होगा,
उसकी स्वतंत्रता बाधित रहेगी, क्योंकि उसकी नौकरी सस्पेंड रहेगा तब तक। ठीक है, और अगर मिल भी गई, जैसे अब उन्होंने ये भी कर दिया है कि जब तक पेंडिंग है विचारणा, तब तक एम्प्लॉयर चाहे तो आपको नौकरी पर रखे, न चाहे तो मत रखे। तो ये ठीक है कि मिल भी सकती है नौकरी, लेकिन फिर भी एक खतरा तो रहता ही है। तो अभियुक्त को अनेकों कठिनाइयों का सामना त्वरित विचारणा न होने के कारण करना पड़ता, और दूसरी ओर अभियोजन को भी अनेकों बार नुकसान होता है साक्ष्यों के समाप्त हो जाने के कारण, साक्ष्य न मिलने के कारण। इसलिए त्वरित विचारण दोनों पक्षों के हित में। और उन्होंने कहा यह भी ठीक है कि अक्सर अभियुक्तगण विलंब कारित करते हैं विचारणों में, लेकिन कभी कभी अभियोजन भी विलंब कारित करता है। पता है मुकदमा छूट जाएगा तो परेशान करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो दोनों पक्ष विलंब कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, ये आपकी बात एकदम सही, त्वरित विचारण कानूनी हक है, मिलना चाहिए, लेकिन हम ये देखेंगे कि त्वरित विचारण संभव क्यों नहीं हुआ प्रत्येक मामले में। और अगर हम ये पाएंगे कि त्वरित विचारण प्रोसिक्यूशन की कमी, यानी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन लंबित रखा गया, तो हम क्वेश कर देंगे। और किया बहुत मामलों में, जैसे 81 में FIR लिख गई, 14 साल तक सरकार ने सैंक्शन ही नहीं दी, और उस अपराध के विचारण के लिए सैंक्शन जरूरी थी। आपने पढ़ा है CRPC में 195, 196, 197 बता रहा था। BNSS में बात करें तो 211, 212, 213, 214 ये सारा था। बस सैंक्शन जरूरत थी कुछ लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, सैंक्शन ही नहीं दी। अब जनता को थोड़ी मालूम है कि मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है, और 20 साल बाद, 14 साल बाद उठा सैंक्शन दे दी और गलत दे दी। तो पहली बात तो 14 साल सैंक्शन नहीं दी, इसी में क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर चल भी गया, एक मामले में चल भी गया, तो जब अपील में पहुंचा उन्होंने कहा सैंक्शन ही गलत। अब सैंक्शन गलत तो दो ही काम हो सकते हैं, फिर से चलाइए सैंक्शन वैलिड देकर, और या छोड़ दीजिए। अब अगर आपने फिर से चलाने का भी निर्णय कर लिया 20-25 साल बाद, तो आपने सैंक्शन दे दी, तब तक गवाह मिलेंगे, तब भी तो परिणाम दोष मुक्ति ही है। यानी सिस्टम से ऐसे चलाना सिस्टम को कि किसी को सजा मिले ही नहीं। और कौन कर रहा था? वे जो आजकल संविधान बचा रहे हैं वो कर रहे थे ये सब। और इस ढंग से सारा सिस्टम ऐसे बना दिया था कि जनता में यह धारणा बन गई थी, हमने उस धारणा को फेस किया है कि जनता में यह धारणा बन गई थी कि कुछ नहीं होता कानून में, कुछ होता ही नहीं। और अब उलट धारणा बन रही है समाज में कि अदालतें बहुत सख्त हो गई हैं। अदालतें सख्त नहीं हुई हैं, कानून का ठीक से पालन शुरू हो गया है। ठीक है, तो त्वरित विचार, उन्होंने कहा ये ठीक है कि अगर प्रोसिक्यूशन ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया तो हम क्वेश्चन कर देंगे। अब जब जैसे ही ये कहा वैसे धड़ाधड़ 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 20 साल 25 साल ऐसे लटकाए रहो, क्वेश्चन हो ही जाएगा। क्योंकि मुकदमा किस पे लिख रहा है? इन्हीं पर। मुकदमा किस पे लिख रहा है? इन्हीं पर। चारा घोटाला है, दोष सिद्ध है, सजा हो गई, और बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि हम, सुप्रीम कोर्ट से हो गई, हर रेमेडी खत्म, बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हम तो निर्दोष हैं। और मान रहे हैं लोग, मान रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है। ठीक है, तो इस ढंग से सुनिश्चित किया गया कि बिना विचारणा दोष मुक्तियां हो जाएं। तो कोर्ट ने फिर अपने व्यू को चेंज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरे सामने ये स्थिति आई है कि इनऑर्डिनेट डिले है, ठीक है, विचारणा त्वरित विचारण नहीं किया गया, फिर हम ये देखेंगे कि त्वरित विचारण क्यों संभव नहीं हुआ।
अभियोजन की गलती से या अभियुक्त की गलती से। अगर अभियुक्त की गलती से त्वरित विचारण संभव नहीं हुआ तो फिर विचारण चलेगा, चाहे जितना समय हो गया हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी गड़बड़ों का फायदा, गड़बड़ियों का फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि आप ही ने नहीं होने दिया त्वरित विचारण। ठीक है, अभियोजन की गलती से हुआ, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभियोजन की गलती, तो अभियोजन तो सरकार ही होती है और चीफ मिनिस्टर पे ही तो आरोप है। ऐसे ही सब जगह राबड़ी देवी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है और आरोप लालू प्रसाद यादव पर है। ठीक है, तो कहने भर को मुख्यमंत्री अलग है, कहने भर को। ठीक है, अदरवाइज आरोप हेमंत सोरेन पर है और मुख्यमंत्री उनके नौकर हैं। ठीक है, चंपई सोरेन। तो कहने भर को सिर्फ कार्यपालिका का प्रमुख दूसरा व्यक्ति है, बाकी है तो वही, और करना सब कार्यपालिका को है, तो कुछ कर ही नहीं रहे। डिले पर डिले, डिले पर डिले, ताकि कोश हो जाए। तो कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन का डिले है, फिर हम एक चीज और देखेंगे कि अगर हमने क्वेश किया तो सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा। अगर क्वेश करने से सोसाइटी पर कोई विशेष असर नहीं हो रहे हैं तो हम क्वेश कर देंगे, लेकिन अगर अभियोजन का डिले भी है और क्वेश करने से यह दिख रहा है कि कुछ अवांछित फायदे किसी को हो जाएंगे, तो फिर हम क्वेश नहीं करेंगे। हम समय सीमा निर्धारित करेंगे कि इतने समय में अब खत्म करो इसको। ठीक है, और यही हो क्या आ रहा है अब कि 3 महीना, ठीक है, यथासंभव 3 महीने में समाप्त करिए। ठीक है, उन्होंने कहा हम बैलेंसिंग काम करेंगे, और उन्होंने आरएस नायक, AR अंतुले में यह कहा कि आप के पर्टिकुलर मामले में आप ही ने डिले कारित किया है, इसलिए प्रोसिक्यूशन क्वेश नहीं होगा। आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन आपके मामले में नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये आप ही थे, रोज प्रार्थना पत्र लगाते थे, आपको मालूम होता था ये फ्रीवोलस है, खारिज हो जाएगा, लेकिन आपका कानूनी हक था, इसलिए आप लगा रहे थे। जैसे ये लिखा है कि अगर आपके पास नया आधार है तो आप अनंत बेल की एप्लीकेशंस, अनंत डिस्चार्ज एप्लीकेशन। डिस्चार्ज कहां लगता है आपको, जब विचारण हमने पढ़ाए थे, विचारण पर बात की थी BNSS में, तब बताया गया था। उन्मोचन, जब ट्रायल शुरू हो रहा था तो शुरुआत में ही था, न्यायालय उन्मोचित कर सकता है, तो अनंत आप उन्मोचन के प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, लेकिन ग्राउंड नया होना चाहिए। और ग्राउंड नया है या नहीं ये कौन तय करेगा? अदालत। अदालत ही तो तय करेगी। हमने लगाया, खारिज हो गया, अगला फिर लगा दिया, कोई नया ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगला लगा दिया ना, और जब लगा दिया तो विचारित तो होगा ना, वो विचारित होगा, समय लगेगा, और फिर यह तय होगा इसमें नया ग्राउंड नहीं है, निरस्त किया जाता, तीसरा लगा दिया। हम समय तो काट ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर अभियुक्त की ओर से डिले है और बोनाफाइडली वो अपने विधिक अधिकारों का उपभोग कर रहा था इसलिए डिले हुआ, तो कोई बात नहीं, होना चाहिए, कानून में अधिकार इसलिए तो दिए गए। लेकिन यह दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ डिले करने के लिए लगा रहे थे, यानी कोई नया ग्राउंड नहीं आ रहा था, और बीसीओ डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपने लगा दी। इसका मतलब यह है कि आप डिले कर रहे थे, और तब आपको इस डिले का कोई लाभ नहीं मिलेगा और आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलेगा। उन्होंने कहा आपके इस विशेष मामले में यही स्थिति है। लेकिन न्यायालय ने बहुत सारे मामलों में, जैसे संतोष डे वर्सेस अर्चना हुआ, राजदेव शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इन बहुत सारे मामलों में अभियोजन को क्वेश्चन कर दिया इस आधार पर कि या तो इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत समय लगा दिया और इसके कारण से त्वरित विचारण संभव नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं, या
सैंक्शन जरूरत थी, बहुत समय तक सैंक्शन ही नहीं दी। एक मामले में तो सैंक्शन दी, अविधिक पाई गई, 20 साल बाद पता ये लगा ये तो अविधिक, तो उसमें भी कोशिश कर दिया बजाय फ्रेश सैंक्शन के। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि ऐसा होगा ही, बल्कि आज का कानून यह है कि जब भी आप त्वरित विचारण न मिलने की शिकायत करेंगे तो न्यायालय ये देखेगा कि त्वरित विचारण क्यों संभव नहीं हुआ, और अगर ये पाएगा कि आपकी कोई गलती नहीं, आपके किसी दोष के बिना भी आपको त्वरित विचारण नहीं मिला है, तो दो काम कर सकता है। या तो संपूर्ण विचारण को क्वैश कर देगा, समाप्त कर देगा, ध्वस्त कर देगा, खत्म कर देगा, और या फिर एक बैलेंसिंग, एक संतुलन का काम करेगा और एक टाइम फ्रेम ये दे देगा कि इतने समय में समाप्त करिए। लेकिन क्या उतने समय में समाप्त नहीं हुआ तो क्या फिर क्वैश ही किया जाएगा? यह भी सवाल है। तो यह कहा गया कि नहीं, ये नहीं होगा, इतने समय में समाप्त करिए। इसका अर्थ यह, इतने समय में समाप्त करने का प्रयत्न करिए, और अगर आपने दिखाया कि हमने पर्याप्त प्रयास किए फिर भी नहीं हो पाया तो फिर समय सीमा बढ़ाई जाएगी। ठीक है, लेकिन इन सारे अर्थान्वयनों से एक ही निष्कर्ष निकला कि आफ्टर मेनका गांधी जो रिफॉर्म आया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उस रिफॉर्म ने यह तय कर दिया कि अब त्वरित विचारण यह व्यक्ति का फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है ना? और इस त्वरित विचारणों को संभव बनाने के लिए मोर क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, दंड न्यायालयों की बढ़ी हुई संख्या, नंबर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बढ़ाए जाने की जरूरत, इसको भी न्यायालय ने अनुभव किया है। और विभिन्न फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पूरे देश में विभिन्न वर्गों के मुकदमों के त्वरित विचारण को संभव बनाने के लिए नए नए दंड न्यायालयों की स्थापना ये पूरे देश में हुई है। चाहे वो एमपी एमएलए कोर्ट हो, एससी एसटी के मामलों, हालांकि एससी एसटी एक्ट में ही प्रोवाइड है, पास्को एक्ट में ही प्रोवाइड है, लेकिन ये एक्ट में प्रोवाइड करने की जो परंपरा शुरू हुई ये आफ्टर मेनका गांधी ही शुरू हुई। क्योंकि मेनका गांधी ने कह दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब ये है शीघ्र विचारण, तो अधिकतम न्यायालयों की स्थापना, और यह भी है कि अपील, एक अपील कम से कम ये दांडिक मामलों में फंडामेंटल राइट बन गई, यद्यपि हर मामले में अपील का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो ये मेनका गांधी का इंपैक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर दिखाई दे रहा है। यानी क्या क्या? इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्रों में, गिरफ्तारी के क्षेत्रों में, विचारण के क्षेत्रों में, ठीक है, बेल के क्षेत्रों में, अधिकतम निरोध के क्षेत्रों में, न्यायालयों की संख्या के क्षेत्रों में, ठीक है, अपील के क्षेत्रों में, त्वरित विचारण के क्षेत्रों में, ये आपका इंपैक्ट हुआ। अब क्या क्या बचा? विधिक सहायता के क्षेत्रों में, ठीक है, हथकड़ी न लगाने के क्षेत्रों में, ठीक है, कस्टडी में जो व्यक्ति के साथ मेलक ट्रीटमेंट पहले पुलिस ले जाती थी, अभी साल 2 साल पहले की बात है, पीटती थी, खूब पीटती अब भी है, लेकिन अब बहुत रोक है, बहुत रोक है। वीडियो बन जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं, एक्शन होता है। ठीक है, तो अब लीगल एड, पुलिस ब्रूटलिटी, कास्टोडियल वायलेंस, ठीक है, और आपका प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, हथकड़ी लगाया जाना, इन सब क्षेत्रों में जो इंपैक्ट हुआ है मेनका गांधी का, बस इतना ही शेष बचा। ठीक है, और उसके अलावा डेथ सेंटेंस। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा कल कर लेंगे। मुझे लगता है 2 दिन इसमें अभी और लग जाने चाहिए, तो कल चर्चा शेष करेंगे, देखेंगे।